Good morning everybody. Welcome to our channel Vithik Sarthi. Today we are discussing here a burning current topic यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पार्ट 1 है ये आज, इसे यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली इसे डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में है क्या। एक्चुअली भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भारत है, भारत में भिन्न भिन्न टाइप के डिफरेंट टाइप के जो मतलब समुदाय के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये सभी लोग अपने विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में ये अपने पर्सनल लॉ से ही रूल होते हैं, शासित होते हैं। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर हिंदुओं के लिए, तो हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन लॉ। लेकिन भिन्न भिन्न समुदायों और धर्मों के लिए अलग अलग कानून होने से भारत में रहने वाले लोगों के बीच असमानता पैदा हो गई है, स्पेशली महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में। इसीलिए लोगों के धर्म, जाति, समुदाय की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों को कंट्रोल करने के लिए सभी लोगों को एक कानून व्यवस्था के अधीन लाना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है। एक्चुअली ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये कोई आज का कोई विषय नहीं है, ये कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है, कई सालों से इस पर बहस होती रही है। एक्चुअली ये जो कानून है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट जो थॉट काम करता है वो ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा तो इससे जेंडर इक्वलिटी आएगी, सेक्युलरिज्म आएगा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। अब हम लोग इसकी प्रोविज़न की बात कर लेते हैं। प्रोविज़न जो है, प्रोविज़न में हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूसीसी के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो प्रोविज़न है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 44 में दिया गया है। आर्टिकल 44 में इसका जिक्र किया गया है। एक्चुअल में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले भाग में डाला गया है, ये एक नॉन बाइंडिंग प्रोविज़न है। इट मीन्स इसे कोर्ट्स के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता, बल्कि क्या किया जा सकता है, बल्कि जो स्टेट है उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कानून बनाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और यही कारण है कि एक के बाद एक सरकारें तो आई, पर किसी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करने के लिए या इसे लागू करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। अब हम थोड़ी सी न्यायालय की बात कर लेते हैं कि हमारे ये जो न्यायालय हैं, इन्होंने किस तरह से समय समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की समाज में ज़रूरत को दर्शाया है, इन पर बात की है। इसीलिए हम जुडिशल अप्रोच के साथ इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जुडिशल अप्रोच। हालांकि हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी न्यायपालिका ने पर्सनल लॉ से संबंधित जो टॉपिक है उन्हें एड्रेसिंग करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साथ ही साथ कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी उन्होंने दिए हैं, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के टॉपिक पर डिबेट को बहुत अधिक प्रभावित किया है। एक्चुअली में आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही ऐसे विषयों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट अपना कोई जजमेंट देती है
तो पूरा समाज ऐसे जजमेंट्स पर, ऐसे फैसलों पर चर्चा करने लगता है, बहस करने लगता है। इट मीन्स समाज की नॉलेज में आता है कि क्या ये टॉपिक, क्या ये कानून, क्या ये विषय लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके संबंध में जो हम एक पहला केस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है शाहबानो केस। शाहबानो केस 1985 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया कि एक मुस्लिम वोमेन भी सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत डाइवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस पाने की हकदार है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला दिया, चारों तरफ विवाद हो गया, बवाल मच गया और फाइनली मौजूदा सरकार ने धर्म के कुछ ठेकेदारों के दबाव में आकर मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 लागू कर दिया और इस कानून ने जो अदालत का फैसला है उसे कमज़ोर कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, इस मामले ने समाज के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता पर प्रकाश डाल दिया। इसके बाद हम एक अगला केस है, इसमें अगले केस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है सरला मुद्गल केस। सरला मुद्गल केस 1995, इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में निर्णय दिया कि यदि कोई हिंदू पति अपनी फर्स्ट मैरिज को ख़त्म किए बिना सेकंड मैरिज करने के उद्देश्य से इस्लाम धर्म स्वीकार करता है तो वैसा धर्म परिवर्तन इलीगल है, अवैध है और ऐसी सेकंड मैरिज जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शून्य मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बाइगेमी का ऑफेंस है और ऑफेंस कैसा है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ को न्याय, समानता और लैंगिक न्याय के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता की ओर इशारा किया है कि समाज को यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। आइए अब हम अगला केस डिस्कस कर लेते हैं, जॉन वाल्टम केस। जॉन वाल्टम केस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 2003 का केस है ये। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ की जो संवैधानिकता है उसको बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जेंडर इक्वलिटीज़ को दूर करने और पर्सनल लॉ में जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को अधिनियमित किया जाना आवश्यक है। अब हम अपना अगला केस डिस्कस करते हैं। सारा बानो का केस है। सारा बानो का केस जो बहुत अधिक विवादित भी रहा, चर्चाओं में भी रहा और इसे 3 तलाक के मामले के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में मुसलमानों के बीच सदियों से चली आ रही प्रथा 3 तलाक, जिसे तलाक बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पर्सनल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और जेंडर इक्वलिटी के सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने पर्सनल लॉ से संबंधित डिफरेंट जो टॉपिक है, जो मुद्दे हैं, उनको एड्रेसिंग किया है, लेकिन हमारी कोर्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सके। वो सिर्फ क्या करती है, समाज के लिए किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड आवश्यक है उसकी ज़रूरत को दर्शाती है, उसे बताती है, उस ज़रूरत की तरफ इशारा करती है। फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना हमारी राजनीतिक और संसद की विधायी कार्यवाही पर ही निर्भर करता है कि हमारी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहती है या नहीं करना चाहती। अब मैं इस विषय को यहीं विराम लगाती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।
Thank you so much.